नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीजी टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इन सब के आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए दोस्तों, इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप जो है दोस्तों इन प्रश्न को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम आपको सभी ऑप्शन को तो पढ़ते ही हैं, तो आप जो है दोस्तों उस समय हमें जो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो है कमेंट करते रहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क है उसी को ही दोस्तों पहले क्या कहा जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाशियोकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। क्वाशियोकर नाम का एक रोग है जो किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन दिया गया है आयोडीन। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? क्वाशियोकर नामक रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन बी आपका प्रोटीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिएक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। जो रिएक्टर पैमाना होता है उससे किसकी तीव्रता नापते हैं? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी होगा दोस्तों, वालामुखी लिखा गया तो ये ज्वालामुखी। दूसरा ऑप्शन है सुनामी, तीसरा ऑप्शन है भूकंप और चौथा ऑप्शन दिया गया है चक्रवात। तो रिएक्टर पैमाने से हम किसकी तीव्रता नापते हैं? तो उसे हम किससे नापेंगे? भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? भूकंप आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। जो वन्य प्राणी सप्ताह है वो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, दूसरा ऑप्शन है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, तीसरा ऑप्शन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह और चौथा है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरे पौधे, उनसे बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे बाहर निकालते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? हरे पौधे द्वारा जल के अणु से मिलता है। हमें किससे मिलता है? जल के अणु से। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन हमें किसके रूप में मिलता है? तो जल के अणु से मिलता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश कराया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, दूसरा ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है थायमीन और चौथा ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका थायमीन। क्या होगा? थायमीन, जो कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। थायमीन क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड दिया गया। स्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? ये विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और कैल्सीफेरॉल जो होता है
ये क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, थायमिन यहाँ पे हमारा करेक्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो लौंग होते हैं और केसर होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा दिया गया है फल। तो लौंग और केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारे फूल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे, फूल से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है। जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों उसका प्रतीक नहीं है, उसे बताना है। पहला ऑप्शन है मोनाल, दूसरा ऑप्शन है बुरांश, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा है कस्तूरी मृग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बाघ जो है वो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन से 3 प्रकार के आर हैं उनको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कम उपयोग, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है पुनः निर्माण। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है पुनः उपयोग, फिर पुनः संरचना, पुनः निर्माण, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कम उपयोग करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, और चौथा में दिया गया है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों किन 3 आर का प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कम उपयोग करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है, मतलब कि जिससे प्रदूषण नहीं होता। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल ऊर्जा और चौथा ऑप्शन दिया गया है डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सौर ऊर्जा में दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि इसमें जो सौर पैनल लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं। जो सौर पैनल होते हैं दोस्तों वो किसके बने होते हैं, तो उसमें सिलिकॉन नामक अर्धचालक का यूज किया जाता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का उष्मयन का अर्थ क्या है। पृथ्वी के जो उष्मयन है उसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है, दूसरा ऑप्शन है समुद्र में ज्वार भाटा आना, तीसरा ऑप्शन है घने जंगलों में वायुमंडलीय गैस उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो पृथ्वी के उष्मयन का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। ये क्यों होता है दोस्तों, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ग्रीन हाउस गैस द्वारा तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। जो कार्बन डेटिंग है मेथड वो किसके लिए प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है स्थान ज्ञात करने के लिए, दूसरा है वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लिपि को पहचानने के लिए और चौथा ऑप्शन है वस्तु की पहचान करने के लिए। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, उसका उपयोग किया जाता है वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, वस्तु की आयु को ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का संचारित क्षरण होना क्या कहलाता है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है उससे जो ऐतिहासिक इमारत है और मूर्तियां हैं इनका क्षरण होने लगता है, तो इसके क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, दूसरा है स्टोन लेप्रोसी, तीसरा ऑप्शन है एरोसॉल और चौथा ऑप्शन है
इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका स्टोन लेप्रोसी कहते हैं उसके, क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और अम्लीय वर्षा में जो प्रमुख होते हैं किसके कारण होते हैं दोस्तों, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी से जो है दोस्तों क्रिया करके पानी में क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जो कि अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं और जिस भी इमारत पर या मूर्ति पर गिरेंगे दोस्तों उस पर धब्बे लगा देते हैं और उसे क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और अगर मृदा पे गिरते हैं तो उस मृदा की उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, स्टोन लेप्रोसी, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पर्श गंगा एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा, दूसरा है गंगा की स्वच्छता, तीसरा है नदियों को जोड़ना और चौथा ऑप्शन है मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गंगा की स्वच्छता के लिए दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मिनीमाटा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम होता है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है समुद्र में बिखरे तेल के कारण, दूसरा है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से और चौथा ऑप्शन है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने से। तो मिनीमाटा रोग किसके कारण होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से। यानी कि मरकरी को अगर आप अपशिष्ट को पानी में छोड़ देंगे दोस्तों और उस पानी को आप पी लेंगे तो आपको मिनीमाटा नामक रोग जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मरकरी के कारण होता है, पारा के कारण होता है। किसके कारण, पारा के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था बनाई गई है। पहला ऑप्शन है IUNC, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ, तीसरा है IUPAC और चौथा ऑप्शन दिया गया है WHO। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया गया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IUNC जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IUNC आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि IUNC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पानी पंचायत का प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो किस राज्य में दोस्तों पानी पंचायत जो है शुरू किया गया था, तो वो किया गया था आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है दोस्तों, वो होता है मुंबई। क्या है, मुंबई। और अगर आपसे पूछा जाए यूपी की राजधानी क्या है, तो वो होता है आपका लखनऊ। क्या होता है, लखनऊ होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे दोस्तों पानी पंचायत कहाँ प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक कौन सी किरणों को रोकती है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डैश रहा होगा, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों को रोकती है। पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणों को, यानी कि IR होता है दोस्तों इंफ्रारेड, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है पराबैंगनिक किरण और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरण को रोकती है दोस्तों, वो पराबैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। और ओजोन परत को दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है आपके समताप मंडल में। इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं, इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। संरक्षण या फिर विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन सरला बहन, दूसरा है जिम कार्बेट, तीसरा है वंदना शिवा और चौथा है रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सरला बहन ने दोस्तों संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला दिया गया है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी क्या होता है? वो होता है जयपुर। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछ देता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। इस तरह से इजी प्रश्न भी पूछ देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को दोस्तों क्या मनाते हैं? पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, दूसरा है विश्व जनसंख्या दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और चौथा है विश्व जल दिवस। तो 11 जुलाई को क्या मनाते हैं दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है जनसंख्या के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं हम उसे? डेमोग्राफी। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कोपेनहेगन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाशिंगटन, तीसरा है रियो डी जेनेरो और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्टॉकहोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो में इसको जो है मनाया गया था। इस सम्मेलन को किया गया था पहली बार जो है पृथ्वी सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रियो डी जेनेरो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है? यानी भूमिगत जो जल का स्तर है उसके प्राकृतिक स्तर पर फिर से लाने के लिए कौन सा उपाय जो है उचित होगा? पहला ऑप्शन है पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, दूसरा ऑप्शन है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाना, तीसरा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना और चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्पादक से अपघटक को, दूसरा है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो एक मेढक जो है दोस्तों एक टिड्डे को खाएगा तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस में होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे सही जोड़ी करके दिया हुआ है, जिसमें एक पहला रोग दिया है और घरेलू उपचार, यानी कि हमें रोग दिया है और घरेलू उपचार हमें बताना है। पहला दिया है कटे और घाव के लिए क्या करेंगे, दूसरे में
सामान्य ज्वर, तीसरा है आंख की सूजन और चौथा दिया गया आपको दांत का दर्द, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले दिया गया है आपका रोग, तो कटे और घाव के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप करेंगे हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। आपने कई बार यूज़ किया होगा दोस्तों, अगर कहीं कट जाता है, घाव होता है, तो आप वहाँ पे हल्दी को लगा देते हैं, पाउडर को, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहला का, है ना। दूसरा दिया है सामान्य ज्वर होने पर आप घरेलू उपचार क्या करेंगे दोस्तों, तो सामान्य घरेलू ज्वर होने पर मेथी के बीज की चाय पिएंगे, मेथी के बीज को उबाल करके पी लेंगे तो सामान्य ज्वर क्या होगा, बुखार चला जाएगा। और जो है दोस्तों आपका आंख में सूजन आ जाए रोग, तो आप उसके लिए घरेलू उपचार क्या करेंगे, तो उसके लिए आप ताजे धनिये के बीजों से उसका उपचार करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ताजे धनिये से हम उसका उपचार करेंगे। और दांतों का दर्द होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हींग के चूर्ण का घरेलू उपयोग करेंगे। तो ये होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। और ये किस में दिया गया है, आपका पहले का दिया गया है हल्दी के चूर्ण, मतलब एक आपका 2 दिया गया है, तो पहले में तो 3 दिया है तो ये तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और चौथा में दिया गया है पहले का 2। तो यही दोस्तों आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में बताना है। पहला है रेगिस्तान, दूसरा है समुद्र, तीसरा है कृषि भूमि और चौथा है वन। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समुद्र। समुद्र जो होता है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे समुद्र आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला ऑप्शन पर्यावरण मित्र, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण श्री, तीसरा ऑप्शन है तरु मित्र और चौथा ऑप्शन है वृक्ष मित्र। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष मित्र, ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो जोड़ी है वो मिलान नहीं करता, उसे हमें बताना है। जिसमें पहले में जेट्रोफा बायोडीजल, दूसरा है रिंगाल यानी कि इमारती लकड़ी, तीसरा है बाज यानी चारा, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको चीड़ जो है लीसा। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें जो मिलान नहीं करेगा, वो हो जाएगा आपका रिंगाल जो है दोस्तों इमारती लकड़ी, यही जो होगा दोस्तों आपका इनकरेक्ट होगा, यानी कि ये मिलान नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रिशदी खालिस्तान गैस के कारण हुई, यानी कि भोपाल में जो गैस त्रिशदी हुआ था दोस्तों, कौन सी गैस के कारण हुआ था। पहला है श्वसन तथा प्रजनन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, तीसरा है क्लोरोफोल तथा रसधनी। ये दोस्तों ये गलत आंसर है, ये गलत प्रिंट हो, गलत जो है टाइप हो गया है, ये आंसर, ये प्रश्न जो होगा दोस्तों गलत होगा। तो इसका दूसरा देखते हैं, भोपाल गैस त्रिशदी खालिस्तान के कारण हुई। तो भोपाल गैस त्रिशदी किसके कारण हुई, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा ऑप्शन दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट। और तीसरे में मिथाइल साइनेट है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, मिथाइल साइनेट और आइसोसाइनेट अलग अलग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस त्रिशदी हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, वो होता है CH3N, और ये होता है आपका C जो होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और मिथाइल साइनेट जो होता है दोस्तों ये भी जहरीला होता है, जो कि होता है मिथाइल साइनेट बोला है ना, तो CN ये मिथाइल साइनेट का सूत्र होता है। और मीथेन तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है, वो होता है आपका CH4, और अमोनिया जो होता है NH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब दोस्तों आप छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे
पूछ दिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा करके, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा भोपाल गैस त्रिशुद्धि के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।